दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 5 जुलाई 2022। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी की जा सकती है। इसको लेकर के विभाग के स्तर पर तैयारियां शुरू हो गई है। अगर बिजली के रेट बढ़ा दिए गए तो फिर बिहार के लोगों को महंगाई का मार झेलना पड़ेगा। जहां 5 अगस्त 2022 को इस पर फैसला लिया जा सकता है। खबर के अनुसार बिजली कंपनियों ने नुकसान की भरपाई के लिए बिजली की दरों में बढ़ोतरी की मांग की है तथा बिहार विद्युत विनियामक आयोग के पास प्रस्ताव भेज दिया है। यह आयोग बिजली कंपनी और ग्राहकों का पक्ष सुनकर के इस पर फैसला सुना सकता है। आपको बता दें कि बिहार में इससे पहले मार्च 2022 में बिजली कंपनियों ने बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव आयोग को दिया था, लेकिन जनता के हित को ध्यान में रखते हुए आयोग ने बिजली कंपनी के इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पटना, बक्सर, पूर्णिया समेत सभी जिलों के महिलाओं को सरकार के द्वारा 1 लाख रुपए की राशि दी जा रही है। ये राशि उन महिलाओं को दी जा रही है जिन्होंने यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2021 पास की है। इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। खबर के अनुसार सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाली बिहार की महिलाओं को बिहार सरकार सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत 1 लाख रुपए की स्कॉलरशिप देती है। अगर कोई महिला इसका लाभ लेना चाहती है तो फिर उसके लिए ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकती है। साथ ही आपको बता कि सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि का लाभ बिहार की जनरल और पिछड़े वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को मिलेगा। इसके लिए महिलाओं को बिहार का अस्थायी निवासी होना अनिवार्य है, तभी वो इसका लाभ ले पाएंगे। आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2022 तक निर्धारित किया गया है। आप ऑनलाइन के द्वारा भी आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। आप आवेदन आधिकारिक वेबसाइट wdc.bis.nic.in पर जाकर के ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि पटना के राजीव नगर इलाके में रविवार से ही अवैध मकानों को तोड़ा जा रहा है। कल सोमवार को भी यह कार्यक्रम जारी था, जहां इस दौरान पप्पू यादव लोगों के साथ सड़क पर बैठ गए। जहां जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव के ऊपर केस दर्ज किया गया है। जहां पटना जिला प्रशासन की तरफ से पप्पू यादव के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है। जहां पटना के सीनियर एसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने इस बात की जानकारी दी है। पप्पू यादव पर आरोप है कि उन्होंने धारा 144 का उल्लंघन करते हुए राजीव नगर में धरना और प्रदर्शन किया। सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में पप्पू यादव के खिलाफ राजीव नगर थाने में केस दर्ज किया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस पप्पू यादव को जैसे ही गिरफ्तार करने के लिए गई तो पप्पू यादव तुरंत अपनी गाड़ी में बैठे और चले गए। जहां उनका एक समर्थक गिरफ्तार हुआ है, उसे चोट लगी है और वे घायल है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजनीति आजकल सामान्य चाल से नहीं चल रही है। जहां राजनीतिक विश्लेषक और नेता भी इस अंदेशा में है कि आगे क्या होगा कोई नहीं कह सकते हैं। जहां इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है बिहार की सरकार चला रहे सबसे बड़ी 2 दलों भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के नेताओं के बीच मतभेद होना। जहां दोनों पार्टियों के नेता अब लगभग हर रोज अपने मतभेदों को खुल करके सार्वजनिक मंचों पर बयान देने लगे हैं। जहां दूसरी तरफ जदयू और राज्य की प्रमुख विपक्षी दल आरजेडी के बीच कई मसलों पर सहमति दिखाई देती है। जहां सभी के मन में ये सवाल उठा है कि क्या बिहार की राजनीति में कोई बड़ा बदलाव होने वाला है। ये सवाल है। इस सवाल का जवाब जदयू ने अब दे दिया है। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने इस पर खुल करके बात रखी है। उन्होंने सरकार और गठबंधन के भविष्य पर अपनी पार्टी का इरादा जाहिर कर दिया है। इससे पहले उन्होंने कहा कि सरकार के स्तर पर सभी जिले में वक्फ भवन बनाया जा रहा है। जहाँ किशनगंज, मधुबनी, मुजफ्फरपुर और दरभंगा में इसका निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। मुख्यमंत्री वक्फ की संपत्ति का विकास करने में लगे हैं। वक्फ की जमीन का सर्वे कराया जा रहा है ताकि उनकी संरक्षा, सुरक्षा और विकास का काम किया जा सके। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में ट्रेन से सफर करने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में आज 17 ट्रेन रद्द रहेगी और कुछ ट्रेनों का परिचालन बदलते हुए रूट कर दिया जाएगा। जहां इसको लेकर के रेलवे ने दिशा निर्देश जारी कर दिया है। खबर के अनुसार भागलपुर जमालपुर रेलखंड पर ब्रिज का गार्डर बदलने का काम किया जा रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए रेलवे इस रूट पर चलने वाली करीब 17 ट्रेनों के परिचालन को रद्द कर दिया है।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से अच्छी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में उच्च शिक्षा के लिए सरकार के द्वारा 4 लाख तक का लोन उपलब्ध कराया जाता है। अगर आप 12वीं पास हैं तो फिर आप 4 लाख तक का लोन आगे की पढ़ाई के लिए ले सकते हैं। खबर के अनुसार बिहार के युवा वर्ग 12वीं के बाद उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, पर अपनी व्यक्तिगत परिस्थितियों के चलते अपनी शिक्षा को पूरा नहीं कर पाते हैं, तो वे युवा बिहार सरकार से लोन लेकर के उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। आपको बता दूं कि नीतीश सरकार ने बिहार में शिक्षा स्तर पर सुधार के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की है। इस योजना के तहत उच्च शिक्षा के लिए इच्छुक विद्यार्थियों को सरकार की तरफ से 0 ब्याज पर लोन दिया जाता है। तो अगर आप भी स्टूडेंट हैं और आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं तो फिर आप स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ ले सकते हैं। अगर आप इंजीनियर, मेडिकल, बीएससी नर्सिंग, डिप्लोमा, एमटेक, पीजी, बीएससी, बीकॉम, एग्रीकल्चर, फार्मा, एमबीबीएस आदि किसी भी चीज़ की पढ़ाई करना चाहते हैं तो फिर आप सरकार से 4 लाख तक का लोन ले सकते हैं। इसके लिए आपको ऑनलाइन के द्वारा आवेदन करना होगा। अगर आपको इसके लिए विस्तार से जानकारी चाहिए तो आप केडीबी लैब की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पर जाकर के आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और इस योजना का लाभ ले सकते हैं। जहाँ इस वेबसाइट का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जाकर के आप उसको आर्टिकल को पढ़ सकते हैं, आर्टिकल को पढ़ करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या फिर आप गूगल में डायरेक्ट जाइए, गूगल में लिखिए www.kdbtv.com। इस वेबसाइट पर जाकर के आप स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत आर्टिकल पढ़ सकते हैं और फिर इस योजना का लाभ ले सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि पटना, भागलपुर, समस्तीपुर, पूर्णिया समेत सभी जिलों में 6250 पदों पर भर्तियां होने वाली है। ये भर्तियां बिहार पुलिस में रिटायर्ड पुलिसकर्मियों की होगी। इसको लेकर के अधिसूचना जारी कर दिया गया है। इच्छुक उम्मीदवार अपनी योग्यता के अनुसार इस भर्ती प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। पदों के विवरण के बारे में बात करें तो आपको बता दें कि इस भर्ती प्रक्रिया के तहत बिहार में इंस्पेक्टर यानी कि दारोगा और एएसआई के 6250 पदों पर बहाली की जाएगी। आप सोच रहे होंगे कि इस पर आवेदन कैसे किया जाए। वैसे रिटायर्ड पुलिसकर्मी जो आवेदन करना चाहते हैं तो वे अपनी रिटायर्ड जिला इकाई या फिर कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा में खेती करने वाले किसान खेती करने के लिए बिजली कनेक्शन ले सकते हैं और सस्ती दरों पर बिजली के इस्तेमाल से खेती कर सकते हैं। इसके लिए किसानों को ऑनलाइन के द्वारा आवेदन करना होगा। आवेदन करने के कुछ दिनों के बाद उन्हें खेती के लिए बिजली का कनेक्शन मिल जाएगा। आपको बता दूं कि किसानों के लिए अच्छा और फिर उन्नत खेती करने के लिए पानी की बहुत ज़रूरत होती है। ऐसे में सरकार ने भी खेती करने वाले लोगों को सस्ते में बिजली कनेक्शन की सुविधा उपलब्ध कराई है। इससे किसानों को खेती करने में आसानी हो रही है। खबर के अनुसार बिहार में बिजली की आपूर्ति बीएसपीएचसीएल के द्वारा की जाती है, लेकिन लोगों के घर या फिर खेतों तक नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड और साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड बिजली पहुंचाने और फिर कनेक्शन देने का काम करती है। बिजली कनेक्शन के लिए दस्तावेजों के बारे में बात करें तो फिर इसमें राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, जमीन का रसीद और फोटो लगेंगे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में कोरोना का संक्रमण तेजी के साथ फैल रहा है, जिसे ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग की टीम पटना, भागलपुर समेत कई जिलों में अलर्ट पर है। जहां खबर के अनुसार पिछले 24 घंटे के अंदर बिहार में कुल 1,21,616 सैंपलों की कोरोना जाँच हुई है, जिसमें से 218 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। जहाँ इससे बिहार में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर के 1094 हो गई है। जहाँ इस दौरान 238 मरीज स्वस्थ हुए हैं। आपको बता दूं कि बिहार के पटना में सबसे अधिक 60 नए मरीज मिले हैं, जबकि भागलपुर में 31, बांका में 19 और गया में 11 नए मरीज मिले हैं। वहीं अररिया में 1, अरवल में 5, औरंगाबाद में 2, बांका में 19, बेगूसराय में 2, भोजपुर में 1, दरभंगा में 4 और गया जिला में 11 नए मरीज मिले हैं। वहीं जमुई में 2, जहानाबाद में 2, कटिहार में 1, खगड़िया में 4, किशनगंज में 4, मधुबनी में 5, मधेपुरा में 2, मुंगेर में 5, मुजफ्फरपुर में 1, नालंदा में 3, पूर्णिया में 7, रोहतास में 5, सहरसा में 5, समस्तीपुर में 4, सारण में 2, सीतामढ़ी में 8, सिवान में 6, सुपौल में 7, वैशाली में 2 और पश्चिमी चंपारण में 2 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। दोस्तों बात करते हैं कि पटना नगर निगम में अगर आप राशन डीलर बनना चाहते हैं तो फिर आपके लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक पटना जिला की वेबसाइट पर राशन डीलर के 57 पदों पर भर्ती को लेकर के आवेदन मांगे गए हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस भर्ती प्रक्रिया में ऑफलाइन के द्वारा भाग ले सकते हैं और फिर आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। जहाँ पटना नगर निगम में राशन डीलर के 57 पदों पर भर्ती को लेकर के ऑफलाइन के द्वारा आवेदन मांगे गए हैं।
दोस्तों बड़ी खबर पटना सिटी के नदी थाना क्षेत्र के जेठूलाली घाट की है। यहाँ रविवार की रात नाव पलटने से 8 लोग नदी में डूब गए। इसमें 5 बच्चे भी शामिल थे। यह घटना के बाद 8 लोगों में 6 लोग गंगा की लहरों से सकुशल निकले, जबकि 2 लोग अभी भी लापता है। जानकारी के मुताबिक सभी लोग गंगा पार जा रहे थे। सूचना पाकर के पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और फिर मामले की छानबीन में जुट गई। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के नए रेट जारी कर दिए हैं। जब गया और पूर्णिया जैसे कुछ जिलों में पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। राजधानी पटना, भागलपुर समेत अन्य कुछ शहरों में तेल के दाम स्थिर हैं। हालांकि मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, सासाराम और मुंगेर में पेट्रोल डीजल सस्ता हो गया है। गया में आम आदमी को झटका देते हुए तेल के दामों में इजाफा देखने को मिला है, जहाँ यहाँ पेट्रोल 30 पैसे और डीजल 27 पैसे महंगा हो गया है। पूर्णिया में भी पेट्रोल के दाम 13 पैसे और डीजल के दाम 12 पैसे प्रति लीटर की दर से बढ़ गए हैं। इसके अलावा औरंगाबाद, समस्तीपुर, सिवान, सारण, कटिहार, गोपालगंज, कैमूर, लखीसराय, मधुबनी में भी पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं। तेल कंपनियों ने राजधानी पटना, भागलपुर, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, बेगूसराय, आरा, दरभंगा, नालंदा, नवादा, सहरसा और मोतिहारी समेत अधिकतर शहरों में तेल की कीमतों में कोई भी बदलाव नहीं किया है, जहाँ यहाँ पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर है। वहीं दूसरी ओर मुजफ्फरपुर में पेट्रोल डीजल 8 पैसे प्रति लीटर की दर से सस्ता हुआ है। हाजीपुर, सासाराम, मुंगेर और बक्सर में भी तेल के दाम घटे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में कुछ स्थानों पर अगले 5 दिन तक हल्की से मध्यम स्तर की बारिश होने की आशंका है। जब मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक बिहार में मानसून की सक्रियता काफ़ी हद तक कमजोर हो गई है। इस वजह से बारिश में कुछ कमी आने के आसार हैं। इधर बिहार में दिन का तापमान बढ़ने लगा है। झारखंड से सटे क्षेत्र में आज मंगलवार को हल्की सी बारिश होने का पूर्वानुमान है। जब मुजफ्फरपुर में केवल 1 मिलीमीटर बारिश हुई है, बचे हुए 37 जिलों में 1 बूंद भी बारिश नहीं हुई। हालांकि बिहार में कुल औसत बारिश 190 मिलीमीटर हो चुकी है, जो सामान्य से 3% कम है। यह IMD एक्सपर्ट के मुताबिक अगर दिन में पारा सामान्य से कुछ ज़्यादा ही रहा तो फिर थंडर स्टोर गतिविधियों की एक बार फिर से शुरू हो जाएगी। मौसम विभाग के अनुसार अब तक उत्तर बिहार में अच्छी बारिश रिकॉर्ड की गई है, जहां वहीं दक्षिण बिहार में अपेक्षाकृत कम बारिश हुई है। इन सब के बीच भारतीय मौसम विभाग यानी कि IMD ने ताज़ा पूर्वानुमान जारी किया है। इसमें बिहार में आंधी, तूफान और आकाशीय बिजली गिरने की आशंका जताई है। IMD के वैज्ञानिकों ने बारिश को लेकर के भी पूर्वानुमान जारी किया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के साथ ही केंद्र सरकार में सत्ताधारी NDA की राष्ट्रीय पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू आज मंगलवार को बिहार के विधायकों से मत मांगने पटना आ रहे हैं। यह भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के अनुसार मुर्मू यानी कि द्रौपदी मुर्मू मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा बिहार NDA के सभी सांसदों और विधायकों से होटल मोरिया में मिलेंगी, जहां वे दोपहर का भोजन सांसदों और वे विधायकों के साथ ही करेंगी। द्रौपदी मुर्मू विशेष विमान से पटना आ रही है। यह चर्चा है कि वे विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव और फिर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के से भी मिल सकती है। इससे पहले बिहार NDA के नेता और मुख्यमंत्री दोनों उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी, विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल पटना हवाई अड्डा पर उनका स्वागत करेंगे। अभी तक तय कार्यक्रम के अनुसार द्रौपदी मुर्मू मुख्यमंत्री से मिलने उनकी सरकारी आवास भी जा सकती है। द्रौपदी मुर्मू पटना में 4 घंटा रहेगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के लिए बरसात का मौसम बड़ा ही अजीब है। यहाँ के किसान बरसात के मौसम का बेसब्री से इंतजार करते हैं, तो एक बड़ी आबादी ऐसी भी है जो बरसात का जिक्र आते ही कांप उठती है। जब बिहार के कई इलाके में वर्षा का मौसम जानलेवा साबित हो जाता है। जब बिहार में बाढ़ और नदियों में डूबने से ढेरों लोगों की जान चली जाती है, लेकिन पिछले कुछ सालों से प्राकृतिक आपदाओं से वज्रपात अब सबसे ज़्यादा जानलेवा साबित हो रहा है। जब बाढ़ से भी ज़्यादा, जब 6 सालों के दौरान बिहार में वज्रपात से लगभग 2000 लोगों की जान जा चुकी है। जब बिहार सरकार के लिए ये एक चिंता का सबब बन चुका है। जब बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्ययन इसे भौगोलिक स्थिति और फिर जलवायु परिवर्तन का असर बताता है। जब बिहार में मानसून जलवायु है जो गर्मी और फिर नमी के लिहाज से अति संवेदनशील है, इसके चलते बिहार में तीव्र गर्जन और तेज वर्षा के साथ ही वज्रपात की घटनाएं ज़्यादा होती है। यह अध्ययन बताता है कि वज्रपात की घटनाएं उसी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा होती है जहां वर्षा के पहले तेज गर्मी पड़ती है। यह सामान्य तौर पर दोपहर बाद होने वाली वर्षा में ही बिजली कड़कती है, जहां उस समय सूर्य का ताप तेज होने के कारण वातावरण में गर्मी ज़्यादा होती है। बिहार में 2 तरह की जलवायु है,
पूर्वी भाग आर्द्र शुष्क है तो पश्चिमी भाग शुष्क है। जब वज्रपात के लिहाज से वैसे जमुई, भागलपुर, पूर्णिया, बांका, औरंगाबाद, किशनगंज, गया, कटिहार, पटना, अररिया, नवादा और रोहतास जिले सबसे ज़्यादा संवेदनशील है। इस बार 3 जिलों को सबसे ज़्यादा सतर्क किया है। जब प्राधिकरण की ओर से पटना, गया और औरंगाबाद में पंचायत स्तर पर जागरूकता अभियान कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। जब वज्रपात से पहले लोगों को सतर्क करने के लिए सायरन एंड हूटर का इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में लगातार ऑनलाइन फ्रॉड के बढ़ते मामले को देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है। जहां अपराध अनुसंधान विभाग ने सभी जिला पुलिस और इकाइयों को दिशा निर्देश जारी कर दिया है, जिसमें बताया गया है कि साइबर सुरक्षा के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसमें साइबर सुरक्षा के लिए कई टिप्स भी दिए गए हैं। आपको बता दें कि मोबाइल, लैपटॉप समेत अन्य गैजेट्स का इस्तेमाल बढ़ने के साथ ही साइबर अपराधियों में भी तेजी आ रही है। जहाँ पिछले कुछ समय से बिहार में ऑनलाइन फ्रॉड के मामले बढ़े हैं, जिसे देखते हुए पुलिस को अलर्ट जारी कर दिया गया है। अपराध अनुसंधान विभाग ने बिहार पुलिस को NIC की सलाह पालन करने के लिए कहा गया है, जहां साथ ही अपने विभागीय तंत्र को मजबूत करने की सलाह दी गई है। अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा बिहार को दिए दिशा निर्देश में कहा गया है कि पासवर्ड को कैसा और फिर कितना मजबूत होना चाहिए। पासवर्ड कम से कम 8 अंकों का हो। इसमें अंग्रेजी के बड़े छोटे अक्षरों के साथ स्पेशल कैरेक्टर और नंबर भी शामिल हो। साथ ही पासवर्ड को हर 45 दिनों में बदलने का भी निर्देश दिया गया है। इसके अलावा 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का भी इस्तेमाल करें। इस तरह डेटा और फिर फाइल को सुरक्षित रख सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से सटे दानापुर में अजब प्रेम की गजब कहानी सामने आई है। जब प्रेमी युगल शादी करने की नीयत से घर छोड़ करके भाग रहे थे, जब लड़की की मां को जब इसका पता चला तो फिर उन्होंने उनका पीछा किया और कुछ दूर जाकर के दोनों को पकड़ लिया। जब प्रेमिका की मां ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, जिसमें मौके पर ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई। जब मामले का पता चलने पर मौके पर ही प्रेमी जोड़े से उनकी इच्छा पूछी गई तो दोनों ने शरेआम शादी की इच्छा जता दी। जब फिर क्या था, ग्रामीणों ने पास में ही स्थित एक मंदिर में उनकी शादी करा दी। इस मौके पर लड़की की मां भी विवाह की साक्षी बनी। इस शादी की पूरे इलाके में चर्चा हो रही है। प्यार की ये दास्तान फिल्म से हटकर है। जब प्रेमी अनिल कुमार और प्रेमिका इंदु कुमारी एक रिश्तेदार के यहाँ शादी समारोह में मिले थे। वैवाहिक कार्यक्रम में दोनों के नैनाचार हुए और फिर उनका प्यार परवान चढ़ने लगा। दूसरी तरफ प्रेमी और प्रेमिका के परिवार वालों को ये रास नहीं आ रहा था, जब वे नहीं चाहते थे कि दोनों की शादी हो। इसके बाद विवाह करने की नीयत से अनिल और प्रेमिका को अपने साथ प्रदेश ले जाने लगा। इसे देख करके लड़की की मां उनके पीछे पड़ गई। जब प्रेमिका की मां ने खीरी मोड़ थाना क्षेत्र के गांव के कोडियारा से दूसरे गांव बिगा तक उनका पीछा किया। इंदु की मां ने दोनों को पकड़ लिया और फिर चिल्लाने लगी। इससे वहां ग्रामीण जुट गए और फिर ग्रामीणों ने मिल करके इन दोनों की शादी करा दी। दोस्तों बात करते हैं कि वाराणसी से कोलकाता वाया रांची एक्सप्रेसवे का निर्माण इस साल शुरू हो जाएगा। जब फिलहाल इसे बनाने के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसके निर्माण में करीब 686 किलोमीटर लंबाई में करीब 24,275 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। ये एक्सप्रेसवे बिहार के 3 जिलों कैमूर, रोहतास और औरंगाबाद जिलों से होकर के गुजरेगा। इससे इन जिलों से कोलकाता आने जाने में करीब 50% समय की बचत होगी। साथ ही बिहार को उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल से नई कनेक्टिविटी मिलेगी। जानकारी के मुताबिक भारतमाला परियोजना के दूसरे चरण में इसका निर्माण कार्य शुरू होगा। एक्सप्रेसवे की शुरुआत वाराणसी रिंग रोड और NH-19 के जंक्शन से शुरू होगी। ये मुगलसराय, भभुआ, सासाराम, औरंगाबाद, शेरघाटी, चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो, पुरुलिया के हावड़ा के पास डुबलडिया तक जाएगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के कुछ हिस्सों में अभी भी बाढ़ के हालात बने हुए हैं। जब बात अगर पूर्णिया जिले की करें तो फिर पूर्णिया में अभी भी बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। पूर्णिया जिले के अमोर प्रखंड में परमान नदी में आए जबरदस्त उफान का कहर साफ देखने को मिल रहा है। बड़ा ईदगाह पंचायत के हक्का में फिलिसवड़ी नदी पर बनाए एक पुल परमान नदी की तेज धारा में ध्वस्त हो गया। इससे बड़ी आबादी प्रभावित हुई है। जब बड़ा ईदगाह के मुखिया प्रतिनिधि तनवीर आलम का कहना है कि ये पुल कई गाँव के आवागमन का साधन था। जब मुख्यमंत्री सड़क पर बने इस पुल से प्रतिदिन 5,000 से अधिक आबादी का आवागमन होता था। इस पुल के ध्वस्त हो जाने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। परमान नदी में आई बाढ़ के कारण अमोर प्रखंड के कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है। जहां लोगों के घर, आंगन और चूल्हे चौक तक बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। कई जगह सड़कों पर पानी बह रहा है। जहां लोगों के शौचालय, ट्यूबवेल सब डूब गए हैं। जहां पीने के लिए स्वच्छ पानी तक नसीब नहीं है। अमोर के जिला परिषद सदस्य शहाबुज्जमा ने कहा है कि 2 दर्जन से अधिक गाँव में परमान नदी के बाढ़ का पानी घुस गया है। हजारों लोगों के सामने खाने तक का संकट उत्पन्न हो गया है।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के जमुई जिले में जन्म से ही दिव्यांग एक बच्ची की कहानी सामने आई है। जहाँ 6वीं कक्षा में पढ़ने वाली 10 साल की बच्ची करीना के दोनों हाथ में सिर्फ मात्र एक उंगली बाकी है, वो भी एक अंगूठा है। जहाँ इसके बावजूद भी इसकी इच्छा पढ़ लिख करके डॉक्टर बनने की है। करीना ने बताया है कि वे डॉक्टर बनकर के समाज सेवा करना चाहती है ताकि ज़रूरतमंदों की मदद की जा सके। परिवार वाले बताते हैं कि करीना पढ़ने लिखने में काफ़ी होशियार है। तमाम शारीरिक बाधाओं के बाद भी वे आगे पढ़ना चाहती है, जब वे उच्च शिक्षा हासिल करके अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है। आपको बता दूं कि जन्म से ही दोनों हाथ पैर में एकमात्र अंगूठे वाली जमुई की करीना दिव्यांगता को मात देकर के ऊंचाइयों को छू लेने चल पड़ी है। जब 10 साल की दिव्यांग बच्ची पढ़ने लिखने में होनहार है और गांव के सरकारी स्कूल में 6वीं क्लास में पढ़ाई कर रही है। पढ़ लिख करके डॉक्टर बनकर के समाज सेवा करने की इच्छा रखने वाली करीना हर दिन स्कूल जाती है। दरअसल जन्म के साथ ही उनके दोनों हाथ खराब है। जब दोनों हाथों में मात्र बाएं हाथ में एक अंगूठा है। जब इसके बावजूद भी करीना जिंदगी की जंग जीत रही है। जब करीना के पिता अजय राम गाड़ी चला करके परिवार का पालन पोषण करते हैं। होनहार और बुलंद हौसले वाली करीना को देख करके सब हैरान रह जाते हैं। एक अंगूठे वाली लड़की परेशानियों और फिर मजबूरी को भुला करके जिंदगी संवारने के लिए काबिल बनने में लगी है। जमुई जिले के खैरा इलाके के सुदूर कागेश्वर गांव की दिव्यांग करीना के बुलंद हौसले और फिर नेक इरादे का लोग उदाहरण देते हैं। जब 6वीं क्लास में पढ़ने वाली करीना शुरू से ही पढ़ने में तेज है। हर दिन स्कूल जाना है, जहाँ अपना काम खुद करना और फिर घर का काम करने के साथ दूसरे लड़कियों की तरह आराम से साइकिल चलाना। जब करीना ये सारा काम करके दूसरे को प्रेरणा देती है। करीना का कहना है कि उनके हाथों में मात्र एक अंगूठा होने उससे कोई दिक्कत नहीं है। जब करीना ने है कि मैं पढ़ाई के साथ साथ सारा काम कर लेती हूँ, हर दिन स्कूल जाती हूँ, मैं पढ़ लिख करके डॉक्टर बन करके समाज सेवा करना चाहती हूँ। यह करीना दिव्यांगता को पीछे छोड़ करके आगे बढ़ना चाहती है। दोस्तों बात करते हैं कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि CBSE की 10वीं और 12वीं की परीक्षा परिणाम का इंतजार जल्द खत्म हो सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार CBSE 10वीं और 12वीं का रिजल्ट 2022 जुलाई महीने में ही जारी किया जाना है। हालांकि बोर्ड की ओर से CBSE टर्म 2 रिजल्ट घोषित किए जाने की डेट और टाइम का ऐलान किया जाना बाकी है। उम्मीद है कि CBSE बोर्ड की ओर से जल्द ही रिजल्ट के बारे में सूचना जारी की जाएगी। CBSE टर्म 2 परीक्षा के नतीजे बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइटों cbse.result.nic.in और result.gov.in और digiloccer.gov.in और अन्य वेबसाइटों पर जारी किया जाएगा। CBSE टर्म 2 10वीं परीक्षाएं 26 अप्रैल से 24 अप्रैल तक और कक्षा 12वीं परीक्षाएं 26 अप्रैल से 15 जून तक आयोजित की गई थी। दोनों कक्षाओं की परीक्षाओं में करीब 35 लाख छात्र छात्राओं ने भाग लिया था। दोस्तों बात करते हैं कि अगले 24 से 48 घंटे के दौरान पटना समेत बिहार भर में हल्की बारिश के आसार हैं। जहां वही बिहार के कुछ इलाकों में मेघ गर्जन और फिर वज्रपात की भी संभावना है। उत्तर बिहार के 2 जिलों में मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने भारी बारिश को लेकर के अलर्ट जारी कर दिया है। इन जिलों में अररिया और किशनगंज जिला शामिल है, यानी अररिया और किशनगंज दोनों जिलों के 1 या फिर 2 स्थानों पर भारी बारिश होगी। अलर्ट जारी करते हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाली आरजेडी को खगड़िया में बड़ा झटका लगा है। एक दो नहीं बल्कि 55 आरजेडी नेता और कार्यकर्ता जदयू में शामिल हो गए हैं। ये सभी रमुनिया में जदयू की ओर से आयोजित मिलन समारोह में आरजेडी को छोड़ करके जदयू का दामन थाम लिया। सभी ने एक स्वर में कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कार्य से प्रभावित होकर के जदयू में शामिल हुए हैं। इस मौके पर जदयू जिला अध्यक्ष बबलू कुमार मंडल ने सभी का स्वागत किया, जहां उन्होंने कहा कि इन लोगों के पार्टी में आने से जदयू और मजबूत होगी। जदयू का जनाधार लगातार बढ़ता जा रहा है। जब बिहार में सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में न्याय के साथ विकास हो रहा है। इस मौके पर कार्यक्रम का संचालन पूर्व जिला परिषद सदस्य योगेंद्र सिंह ने किया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि आरजेडी को राष्ट्रपति की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के संबंध में अपने निर्णय पर पूर्ण विचार करना चाहिए। सुशील मोदी ने कहा है कि अटल बिहारी वाजपेयी सरकार को जब राष्ट्रपति बनने का मौका मिला तो फिर एक मुस्लिम को राष्ट्रपति बनाया, और जब नरेंद्र मोदी को 2 बार मौका मिला तो एक बार दलित और दूसरी बार आदिवासी महिला का नाम प्रस्तावित किया। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद देश की पहली आदिवासी महिला के उम्मीदवारों का पूरे देश
नीतीश ने स्वागत किया है। भाजपा सांसद ने कहा है कि गैर एनडीए दल भी समर्थन देने के लिए आगे आ रहे हैं। पहले अकाली दल और अब कर्नाटक का जनता दल सेक्युलर, जिसके नेता पूर्व प्रधानमंत्री देवगौड़ा हैं, जब उन्होंने भी समर्थन देने की घोषणा की है। जहां उन्होंने कहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा भी दुविधा में है। यशवंत सिन्हा के नाम में झामुमो शामिल नहीं हुआ है। यह संभावना है कि झामुमो द्रौपदी मुर्मू को अपना समर्थन देगा। सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी यह कहना पड़ा है कि यदि भाजपा द्रौपदी मुर्मू के नाम की घोषणा के पहले बातचीत में होती तो फिर वे मुर्मू का नाम पर विचार करती। जहां उन्होंने कहा है कि दलित आदिवासी पिछड़ों की दुहाई देने वाली आरजेडी को भी अपने निर्णय पर पूर्ण विचार करना चाहिए। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कटिहार जिले के कोरा प्रखंड के रहने वाले 4 मजदूरों की नागालैंड के दीमापुर में सड़क हादसे में हुई मौत पर मर्माहत है। नीतीश कुमार ने घटना को काफी दुखद बताते हुए मृत मजदूरों के शोक संतप्त परिवारों को दुख की इस घड़ी में धैर्य धारण करने की शक्ति प्रदान करने के ईश्वर से प्रार्थना की है। उन्होंने हर मृतक के परिवार वालों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान देने की घोषणा की है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में बाढ़ ने तबाही मचाई हुई है। भागलपुर में कोसी उफान पर है। जहाँ कोसी में बाढ़ के कारण कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। जहाँ नवगछिया के जहांगीरपुरी वैसी में पिछले 4 दिनों से कोसी का कहर जारी है। कल भी 3 और घर नदी में समा गए हैं। अब तक यहाँ 12 पक्का घर कटाव की भेंट चढ़ चुके हैं। यहाँ कटाव की रफ्तार इतनी तीव्र है कि बचाव कार्य का कोई भी असर नहीं हो रहा है। ग्रामीण बेबसी से कोसी की रौद्र लीला देख रहे हैं। कई लोगों के घर कटाव के मुहाने पर हैं। अगर यही स्थिति रही तो फिर अगले 24 घंटे में इन लोगों के घर भी जल में विलीन हो जाएंगे। हालांकि यहां दिन रात बचाव कार्य चलता रहा है। जल संरक्षण विभाग के पदाधिकारी लगातार गांव की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। दोस्तों बात करते हैं कि आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे और बिहार विधान सभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आए दिन सरकार को घेरते रहते हैं। लेकिन इन दिनों नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बीजेपी पर ज़्यादा ही हमलावर हैं। यह ट्वीट के जरिए केंद्र की सरकार को घेरने में लगे हुए हैं। तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि देश के हालात ठीक नहीं है। इन्होंने आरोप लगाया है कि देश के संवैधानिक संस्थानों को अपने कब्जे में लिया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए बीजेपी और आरएसएस को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा है कि देश की अधिकांश संवैधानिक संस्थानों को कब्जे में लिया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने यह आरोप भी लगाया है कि देश में गड़बड़ी करने वाले को बचाया जा रहा है। तेजस्वी यादव ने 2 ट्वीट के जरिए उदयपुर में कन्हैया लाल की घटना को लेकर की बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके साथ ही कुछ वायरल तस्वीरों को भी शेयर किया है। उन्होंने कहा है कि जात पात से ऊपर उठ करके सभी को गोलबंद होना होगा। जब पिछले चुनाव में बेईमानी करके एनडीए सरकार बनाने में कामयाब हो गई, जब नहीं तो प्रदेश में आरजेडी गठबंधन की सरकार होती। तेजस्वी यादव ने कहा कि अग्निपथ योजना नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। हमारी सरकार बनती तो फिर 10 लाख नौजवानों को रोजगार देते। मौजूदा सरकार में कोई भी कार्य बिना घूस के नहीं हो रहा है। अफसरशाही हावी है। आज भी आरजेडी अकेले सबसे बड़ी पार्टी है। जब भाजपा सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके दंगा करवा रही है तथा नौजवानों को मुकदमे में फंसा करके तंग कर रही है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार सरकार के पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह का सोमवार को निधन हो गया, यानी कि कल उसका निधन हो गया। वह लंबे समय से बीमार चल रहे थे और उनका पटना में स्थित एक प्राइवेट अस्पताल में इलाज चल रहा था। जब नरेंद्र सिंह के निधन की खबर सुनकर के उनके कार्यकर्ताओं और फिर पूरे बिहार में शोक की लहर दौड़ गई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी नरेंद्र सिंह के निधन पर अपने शोक संवेदना जताई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शोक संवेदना में लिखा है कि नरेंद्र सिंह से लंबे समय से व्यक्तिगत संबंध रहा है। वे हमारे साथ सरकार में कृषि मंत्री समेत अलग अलग पदों पर रहे हैं। जेपी आंदोलन के दौरान से समाजवादी साथी रहे। नरेंद्र सिंह के निधन से समाज और राजनीति के क्षेत्र को अपूर्णीय क्षति हुई है। दोस्तों बात करते हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी लोजपा के पूर्व प्रमुख चिराग पासवान ने रविवार को आरोप लगाया है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और उनकी सहयोगी भाजपा एक दूसरे को परास्त करने के लिए अपने अपने एक नाथ शिंदे की तलाश में जुटी हुई है। यह चिराग पासवान ने दोनों दलों पर केवल सत्ता के लिए गठबंधन में रहने और फिर भाजपा पर वैचारिक मुद्दों पर नीतीश के सामने आत्मसमर्पण करने का भी आरोप लगाया है। जब पटना में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए चिराग पासवान ने यह दावा भी किया है कि नीतीश भाजपा को बिहार में संख्या बल के अनुसार दूसरे नंबर पर लाने की कोशिश में लगे हुए हैं और उन्होंने इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए एआईएमआईएम के 4 विधायकों को आरजेडी में शामिल कराने में भूमिका निभाई है। चिराग पासवान ने दावा किया है कि सर्वविदित है कि एआईएमआईएम विधायक जदयू के संपर्क में थे, क्योंकि उनका उस पार्टी यानी कि जदयू में
अधिक भविष्य नहीं था, इसलिए वे आरजेडी में शामिल हो गए। एआईएमआईएम में टूट के पीछे नीतीश का हाथ था, जिसके परिणाम स्वरूप अब आरजेडी ने भाजपा से सबसे बड़ी पार्टी का दर्जा छीन लिया है। महाराष्ट्र में हाल के राजनीतिक घटनाक्रमों के संदर्भ में चिराग पासवान ने बिहार में सत्ताहीन इन दोनों दलों के बारे में कहा है कि दोनों पार्टियां सिर्फ सत्ता के लिए साथ है। दोनों पार्टियां एक दूसरे को परास्त करने के लिए अपने अपने एकनाथ शिंदे की तलाश में जुटी हुई है। दरअसल हाल में महाराष्ट्र में शिवसेना के विधायक एकनाथ शिंदे ने पार्टी के कई विधायकों के साथ मिलकर के बगावत कर दी थी, जिसके चलते राज्य की 3 दलों की गठबंधन की सरकार गिर गई। चिराग पासवान ने उन्हीं एकनाथ शिंदे की ओर इशारा करते हुए ये बातें कही है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में कोरोना एक बार फिर से पांव पसारने लगा है, जब बिहार की सियासी गलियारों में भी कोरोना ने वापस दस्तक दे दी है। बिहार सरकार के 2 मंत्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जब मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, वहीं मंत्री संजय झा के भी कोरोना संक्रमित होने की सूचना सामने आ रही है। इससे पहले जदयू के एमएलसी नीरज कुमार भी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। बिहार में कोरोना ने फिर से दस्तक दे दी है, जहाँ कल 218 नए संक्रमित मरीज मिले हैं, जबकि 1 मरीज की जान चली गई है। वही सियासी गलियारों में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा भी कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद दोनों नेताओं ने खुद को आइसोलेट कर लिया है। कोरोना संक्रमित होने की जानकारी के बाद उनके संपर्क में आए लोग भी अपनी जांच कराने लगे हैं। बताया जा रहा है कि बिहार सरकार के कई मंत्रियों ने कोरोना टेस्ट कराया है। अभी जांच रिपोर्ट के आने का इंतजार है। जब पटना में कोरोना के मामले सबसे अधिक आ रहे हैं, रोजाना 100 से अधिक मरीज लगभग रोज मिल रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि पटना के राजीव नगर में कल भी दूसरे दिन भी प्रशासन का बुलडोजर अभियान चला। डीएम के आदेश पर ही सुबह से ही आला अधिकारी दल के साथ वहां पर पहुंच गए। परसों की तरह कल भी प्रशासन को स्थानीय लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। पप्पू यादव के नेतृत्व में जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं का धरना प्रदर्शन भी हुआ। हालांकि बुलडोजर अभियान पूरे दिन चला। जब बुलडोजर अभियान की सबसे आश्चर्यचकित करने वाली बात यह है कि कल जितने भी घरों को तोड़ा गया, उसमें सीआरपीएफ के डीआईजी, बिहार पुलिस के 3 दारोगा, कई सिपाही और आरजेडी जदयू के कई लोकल नेताओं का घर भी शामिल है। अखबार की चुस्की के साथ कोई इस बुलडोजर अभियान को सही ठहरा रहा है तो कोई इसे गलत बता रहा है। लोगों का कहना है कि दलाल माफिया और वीआईपी लोगों का इसमें हाथ है। इस मामले में बिहार के युवाओं का भी सोशल मीडिया पर जम करके रिएक्शन आ रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना में हिंदू मुसलमान की धार्मिक एकता का परिचय देते हुए राजा बाजार के एक मुस्लिम परिवार ने मिसाल पेश की है। इस मुस्लिम परिवार ने 25 सालों से अपने घर में काम करने वाले शख्स की मौत का न सिर्फ मातम मनाया, बल्कि उसका अंतिम संस्कार पूरे परिवार ने मिलकर के विधि विधान के साथ किया। जब पटना के समनपुरा इलाके में रहने वाले मुस्लिम परिवार ने अर्थी सजा करके हिंदू शख्स का अंतिम संस्कार किया। पूरा परिवार राम नाम सत्य बोलते हुए पटना के गांधी घाट तक पार्थिव शरीर को लेकर के पहुंचा। राजा बाजार के सनमपुरा में रहने वाले मोहम्मद अरमान के परिवारों में कई सालों पहले एक हिंदू शख्स रामदेव को अपने यहाँ रख लिया था। जिस रामदेव का इस दुनिया में कोई सहारा नहीं था, तब उसको अपने घर में रख करके इस मुस्लिम परिवार ने सहारा दिया। जब बताया जा रहा है कि लगभग 25 से 30 साल पहले कहीं से भटकता हुआ एक रामदेव नाम का व्यक्ति राजा बाजार के समनपुरा पहुंचा। वह काफी भूखा था। जब वहाँ के एक परिवार ने उसे खाना नहीं खिलाया, जब बल्कि मोहम्मद अरमान ने अपने दुकान में सेल्समैन के रूप में रख लिया। जब लगातार काम करने के बाद लगभग उसकी उम्र 75 साल के आसपास हो चली थी। जब शुक्रवार को अचानक रामदेव की मौत हो गई। इस परिवार ने रामदेव के साथ गुजारे वक्त उनकी कर्तव्य निष्ठा को याद करके अरमान के परिवार ने एक निर्णय लिया। जब उसका मानना था कि रामदेव का कोई अपना नहीं है, ऐसे में चूंकि वे हिंदू धर्म से आते हैं तो फिर उनका अंतिम संस्कार भी हिंदू रीति रिवाज से ही किया जाना चाहिए। इस बात में पूरे परिवार ने सहमति जताई और उसके बाद पूरे परिवार ने आसपास मौजूद हिंदू परिवारों की मदद से तमाम कर्मकांड की जानकारी ली। अर्थी सजाई गई। फिर अर्थी पर रामदेव के पार्थिव शरीर को कंधे पर लेकर के अरमान का परिवार गंगा घाट जाने सड़क पर निकल पड़े। अपने कंधे पर राम नाम सत्य बोलते हुए उन्हें पटना के गुलाबी घाट तक ले जाया गया। फिर उनका अंतिम संस्कार किया गया। दोस्तों बात करते हैं कि आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की तबीयत
रविवार की देर रात अचानक अधिक बिगड़ गई। इसके बाद उन्हें इलाज के लिए तत्काल अस्पताल ले जाया गया। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव रविवार की शाम अपने आवास में सीढ़ियों से गिर गए थे। इसके चलते उनके कंधे की हड्डी टूट गई। आवास पर ही उनके फैमिली डॉक्टरों ने इलाज करके कच्चा प्लास्टर चढ़ा दिया और आराम कराने की सलाह दी। इसके बाद वे घर में ही आराम कर रहे थे, लेकिन रात को उनकी तबीयत अधिक बिगड़ गई। फिलहाल पटना के पारस अस्पताल से उन्हें छुट्टी दे दी गई, लेकिन ऐसी सूचना है कि परिवार उन्हें बेहतर उपचार के लिए दिल्ली ले जा सकता है, जहां दिल्ली एम्स में लालू यादव का इलाज चल रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि हाल ही में सोशल मीडिया में एक फोटो वायरल हुआ था, जिसमें शताब्दी ट्रेन में एक चाय का बिल था। जहां एक यात्री ने फोटो शेयर करते हुए दावा किया है कि उसने 20 रुपये की चाय पर 50 रुपये का GST वसूले। इस तरह की कुल मिलाकर के 70 रुपये की एक चाय मिल पाई। रेलवे द्वारा चाय पर 50 रुपये का टैक्स वसूले जाने से लोग काफ़ी गुस्से में हैं और लगातार सोशल मीडिया पर IRCTC की आलोचना कर रहे हैं। हालांकि इसके बाद रेलवे अधिकारियों ने इस मामले में सफाई देते हुए कहा है कि किसी भी यात्री से जरूरत से ज़्यादा पैसा नहीं लिया जाता है। रेलवे के अधिकारियों के मुताबिक राजधानी या फिर शताब्दी जैसी ट्रेनों में सफ़र करने वाले यात्री ने अगर मील बुक किया होता तो फिर उसे कोई सर्विस टैक्स नहीं लिया जाता। अगर यात्री ने रिजर्वेशन करते वक्त खाना बुक नहीं किया तो उसे 50 रुपये सर्विस चार्ज चुकाने पड़ते हैं। साल 2018 में रेलवे की ओर से ये आदेश जारी किया गया था। दोस्तों बात करते हैं कि कल महीने का पहला सोमवार था, जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल जनता दरबार में अलग अलग विभाग के फरियादियों की शिकायत सुन रहे थे। इसी दौरान एक महिला मोतिहारी जिले से जनता दरबार पहुंची, जिसकी फरियाद सुनकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चौंक गए। शिकायत सुनते ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने DGP को फोन लगाया और कड़ा एक्शन लेने को कहा। जब मोतिहारी से आई बुजुर्ग महिला ने CM नीतीश कुमार से कहा कि 2021 में बकरीद के समय उनके बेटे को मौत की घाट उतार दिया गया था। उसके बाद भी अपराधी हमें फिर से धमकी दे रहे हैं। ये सुनते ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने DGP SK सिंघल को फोन लगा दिया और फिर कहा कि मोतिहारी से आई महिला के मामले पर जल्द से जल्द एक्शन लें। आपको बता दें कि कल महीने का पहला सोमवार था, जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल जनता दरबार में बैठे थे। CM नीतीश कुमार कल जनता दरबार में गृह विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, निगरानी विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, मद्य निषेध विभाग, खान भूतत्व विभाग से जुड़ी शिकायतें सुन रहे थे। दोस्तों बात करते हैं कि सेना में भर्ती को लेकर कि केंद्र सरकार की नई योजना अग्निपथ योजना का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट में इसे लेकर के एक याचिका दाखिल की गई है। इस पर सुप्रीम कोर्ट अगले सप्ताह सुनवाई के लिए राजी हो गया है। आपको बता दो कि इस मामले को लेकर के बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा समेत कई राज्यों में जमकर के बवाल हुआ था, जब बिहार में करोड़ों रुपए की सरकारी संपत्ति को भी नुकसान पहुंचा गया था। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया है कि अग्निपथ योजना में भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कई छात्रों के भविष्य दांव पर है। विशेष रूप से वायुसेना के लिए तैयारी कर रहे युवाओं की याचिका में कहा गया है कि 2017 से 70,000 से भी अधिक छात्रों को ट्रेनिंग दी गई है। ट्रेनिंग के बाद छात्रों को आश्वासन दिया गया था कि उनकी नियुक्ति पत्र जारी किया जाएगा, लेकिन अब ये योजना लाई गई है जिससे इनकी भविष्य अंधकार में चली गई है। तो दोस्तों आज का न्यूज़ बस ये तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।